दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा लाजवाब, शानदार, जानदार जेआरएफ धमाका। हम 21 जून से आपको हमारे सभी टीचर्स की टीम यहाँ पर नजर आ रही होगी। हम 21 जून से एक नई रणनीति और नई प्लानिंग के साथ जेआरएफ धमाका यानी जेआरएफ की स्पेशल रणनीति आपके साथ लेके आ रहे हैं। एक ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स, ऐसे तरीके बताने वाले हैं या सिलेबस को हम इस एंगल से देखेंगे जिससे कि आप जेआरएफ को पास कर सको। तो दोस्तों बिल्कुल 21 जून को आप अपने दिमाग में छाप लो, अपनी कॉपी में नोट करके रख लो। 21 जून 10 बजे आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन इसका जेआरएफ धमाके की लॉन्चिंग देखना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ चीज़ मिस कर दोगे। जब आप इसको देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि हम आगे जेआरएफ के लिए कैसे कैसी रणनीति बना रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमने अभी आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर आदिकाल चल रहा है और आदिकाल की ये हमारी 5वीं या 6ठी वीडियो है। मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन ये हमारी 5 या 6 वीडियो है। इससे पहले हमारे काफ़ी दिन से सिलेबस चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग आ जाइए एक बार फटाफट, सभी जुड़ जाइए। हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को, जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट होना चाहो। तो दोस्तों आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा एक काम हमेशा करता हूँ, वो ये करता हूँ जो हर वीडियो में अधिकतर बोल ही देता हूँ कि मैं आप लोगों की जो सिलेबस है उससे दोस्ती करवाता हूँ। जब स्टूडेंट की सिलेबस से दोस्ती हो जाती है तो बहुत कुछ सफलता के नज़दीक पहुंच जाता है। इसीलिए सिलेबस को बार बार देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप सिलेबस में से एक भी ऐसे बिंदु, आप एक भी चीज़ ऐसी ना छोड़ो जिससे आपका सिलेक्शन होते होते रुक जाए। तो मैं हमेशा आप सभी की सिलेबस से सबसे पहले दोस्ती करवा देता हूं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात और एडिशनल कहना चाहूँगा। मैं आपको जैसे यूट्यूब पर यहाँ 21 सेकंड पढ़ा रहा हूँ, उसी तरीके से मैं आपको जो अनअकैडमी का जो ऐप है, अनअकैडमी का ऐप है वह फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, ध्यान रखना फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहाँ पर 10 बजे से 10 AM से स्पेशल क्लास चल रही है मेरी वहाँ पर, जिसमें मैं आप सभी को क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ। और 60 डे 60 दिन का मेरा वहाँ पर टारगेट है। क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ मैं आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहाँ पर जो 10 बजे से क्लास चल रही है, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से क्लास चल रही हैं। आप उन क्लासेज को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलना। और इसके अलावा वहाँ पर 12 PM से यानी दोपहर के 12 बजे से हिंदी साहित्य की क्लास चल रही है। और वहाँ पर इकाई नंबर 4 यानी 4 यूनिट चल रही है, वैचारिक पृष्ठभूमि, वैचारिक पृष्ठभूमि वहां पर चल रही है। आप जाके इन क्लासेज को जरूर से अटेंड कीजिए। इसका सबूत मैं दिखाने वाला हूं कि ये जो मेरी क्लास है वो कितनी तगड़ी सक्सेजर निकल कर सामने आई है। इसका मैं आपको सबूत दिखाने वाला हूं अभी। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है आपकी अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर जाके आपको एक काम ये करना है, आपको जो एप्लीकेशन पर चले जाइए, या फिर अगर आप लैपटॉप वहां से कुछ भी तरीके से जाते हो, अगर लैपटॉप में देखते हो वीडियो, तो लैपटॉप में अगर आपके पास अनअकैडमी का ऐप है तो ऐप में चले जाइए। आपको केवल वहां पर डॉक्टर लोकेश, DR लोकेश लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप DR लोकेश लिख दोगे, उसके बाद में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार बात बताने वाला हूं। उसके बाद में मेरी प्रोफाइल खुलकर सामने आ जाएगी और मैं आपको बता दूं कि मैंने केवल 3 दिन क्लास ली है, केवल 3 दिन, और बच्चों का इतना तगड़ा हुजूम उमड़ा है, मुझे इतना तगड़ा रिस्पॉन्ड मिल रहा है वहां से कि केवल 3 दिन में हमने 28,000 मिनट का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया है, केवल 3 दिन में। तो आप लोग चले जाइए, आप जाके मुझे फॉलो कर लीजिए वहां पर अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर, अनअकैडमी की वेबसाइट पर डॉक्टर लोकेश लिखिए। उसके बाद में आपको डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी। मुझे वहां पर फॉलो कीजिए और हमारे जितने भी वीडियोज हैं उनको देखिए। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं, मैं पहले पेपर का क्रैश कोर्स करवा रहा हूं और हिंदी साहित्य के पेपर का भी क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है। यानी 60 दिन का मेरा टारगेट है, मैं 60 दिन में आप सभी के सिलेबस को पूरा करवा दूंगा। तो जिन दोस्तों को नहीं पता उन क्लासेज के बारे में, जाके अनअकैडमी के एप्लीकेशन को खोलिए और वहां पर मुझे सर्च कर लीजिए। मैं दोबारा से ध्यान दिला देता हूं, मेरी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार की एक पैसा आपको देने की अभी तो कम से कम आवश्यकता नहीं है।
दोस्तों मुझे कितने सारे आप लोगों ने प्रेम भेजा है अलग अलग तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर मेरी आज पहली क्लास थी, ऐसा नहीं लगा कि आप परिचित नहीं है, बहुत शानदार तरीके से आप ये देख सकते हो। प्रणाम गुरुजी, बहुत खुश हैं आप। इस तरीके से प्रीत मल्होत्रा कहती हैं और इस तरीके से आप बहुत सारे अलग अलग हैट मुझे मिल चुके हैं। एक्चुअली मैं अनअकैडमी पर नया हूं तो मुझे ज़्यादा इनकी जानकारी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि सर इनका बहुत मतलब जो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं आपसे वो आपको इस तरह की डेडिकेट करते हैं चीज़ें। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि हमने केवल 3 दिन में 28,000 का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया है और मैंने किसी भी आदमी को अभी तक इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन जिनको पता लगता है एक बार मुरीद हो जाते हैं और मैंने सारे सिलेबस को कंप्लीट करने लग जाते हैं। मैं यहाँ पर आप देख सकती है हिंदी साहित्य यूजीसी नेट क्रैश कोर्स इकाई नंबर 4 वैचारिक पृष्ठभूमि, ये क्लास 2 हो गई। और इसी तरीके से यूनिट 1 क्रैश कोर्स टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास नंबर 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा एक तरीका है क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि क्या हमें छोड़ देना है, इसकी समझ पैदा करना। तो मैं हमारी क्लासेज में उन्हीं सब चीज़ों की समझ आप सभी के मन में पैदा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ और मैं आपको इसी तरीके से आगे गाइड करता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को देख लेते हैं। दोस्तों हमेशा एक धारणा होती है हिंदी के स्टूडेंटों की, वो क्या है कि कुछ यूनिट हैं उनको तो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेता है, लेकिन कुछ यूनिटों को वो छोड़ देता है। जैसे इतिहास की चीज़ों को पढ़ लेगा, गद्य पढ़ लेगा, पद पढ़ लेगा, रीतिकाल पढ़ लेगा, ये सारी चीज़ें वो पढ़ता रहता है। आप लोग कमेंट्स करते जाइए, मैं आपका एक बार कमेंट देख लूँगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। वैसे ही मेरी जिम्मेदारी है कि एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं है एग्जाम को लगने में, तो मैं आपको चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सिलेबस को मैं कवर करवाने की कोशिश करूँ। तो अगर मैं आपकी आज कमेंट नहीं भी लूँ, अगर मैं आपकी कमेंट नहीं भी लूं तो आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि वैसे भी ये वीडियो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, क्योंकि मुझे आज मैं लाइव नहीं हूं और मुझे क्या थोड़ा सा बिजी हूं। अगर मेरी 9 बजे की एक मीटिंग है तो 9 बजे ये वीडियो तो आपको मिल रहा होगा 9 बजे, लेकिन ये एक्चुअली 7 बजे ही रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगली क्लास में हम 9 बजे पक्का मिलेंगे, ध्यान रखना। चलिए आगे हम बात करते हैं सिलेबस की, और सिलेबस आपके सामने है ही। हमने यहाँ पर हिंदी साहित्य का दर्शन देख लिया, पद्धति पढ़ लिया, नामकरण, काल विभाजन, सारी चीज़ें देख ली हैं और मैं आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड बैक क्वेश्चन इस समय सॉल्व करवा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी तरीके से अगर आप पेड मेंबर बनना चाहते हो, यहाँ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो आप डॉक्टर लोकेश बाली के नाम से कोड को जरूर से इंसर्ट कीजिए। अगर आप डॉक्टर लोकेश बाली का कोड आपने इंसर्ट किया तो आपको 10% का वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया पर, चाहे कोई भी प्रकार का सोशल मीडिया क्यों ना हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, हर जगह आप मुझे डॉक्टर लोकेश बाली के नाम से सर्च कर सकते हो। वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो, क्लास के बारे में जान सकते हो। अगर कोई और इंक्वायरी हो तो वो भी आप वहां मुझसे ले सकते हो अनअकैडमी से संबंधित। तो दोस्तों मुझे जितने भी सोशल मीडियाज हैं वहां पर फॉलो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने मेरा ये कोड इंसर्ट किया आपके उसमें ये इस तरीके से डॉक्टर लोकेश बाली, तो आपको 10% की छूट मिलकर आपका जो फीस है, यानी कि यहाँ पे 11,500 है, अगर इंसर्ट करने के बाद में 1,000 रुपये की तकरीबन आपको छूट मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने हमारी क्लासेज में इन चैप्टरों को पूरा कर लिया था। आदिकाल को मैंने थोड़ा सा, अभी मैं मेरा एक तरीका होता है, मैं पहले एग्जाम में ये चीज़ महसूस करता हूँ कि कौन सी चीज़ पढ़नी है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि एग्जाम को लेने का, एग्जाम को पढ़ने का और एग्जाम को देने का तरीका क्या है। इसीलिए मैं आपको तरीका पहले सिखाता हूं। ये तरीका जानने के लिए हमने आपको पहले ये बताया था कि किस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न अभी एग्जामों में आ रहा है, तो हमने ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपके जितने भी बैक पेपर हैं, आपको यहाँ देख पा रहे होंगे, इन बैक पेपरों को मैं एक बार सॉल्व करवा रहा हूँ। तो मैंने इनकी कई क्लास हो चुकी हैं, आदिकाल के साथ 3 या 4 क्लास हो गई आई थिंक, उनमें इन बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2013 के क्वेश्चन है, 2014 जून के क्वेश्चन है, दिसंबर 2013 का है, जून 2014 का है, इस तरह के हमारे क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से जून का पेपर है। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, आप लोग कमेंट्स करते जाइए, मैं आपके कमेंट्स को बाद में पढ़ लूँगा। बिल्कुल आप कमेंट्स करते जाइए, आपके जो विचार हो सभी कमेंट्स को मैं रीड कर लूँगा, चिंता मत कीजिए। अच्छा, आपको याद है कि हमने कहाँ तक कर लिया था पिछले वीडियो में? हमने 50 क्वेश्चन तक हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम 51 के नंबर से क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं। तो आई होप आपका पिछली क्लासों में बहुत ही शानदार जानदार स्कोर रहा है। लेकिन अभी जो बाद में जुड़े हैं बच्चे, उनसे मैं कहना चाहूँगा, एक बात ध्यान से सुन लो कि 10 AM 10 AM एप्लीकेशन पर, जो अनअकैडमी का ऐप है, वहाँ पर जो मेरी
क्रैश कोर्स चल रहा है फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स चल रहा है। 60 डेज का टारगेट में लेके चल रहा हूं एक बात। और वहीं पर आपको 12 PM यानी दोपहर के 12 बजे हिंदी साहित्य का आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको सेकंड यूनिट नंबर 4 करा रहा हूं, वैचारिक पृष्ठभूमि। उसमें मैं आपको समझा रहा हूं कि फांसीवाद क्या है, उसमें आपको समझा रहा हूं साम्राज्यवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, गांधीवाद क्या है, अम्बेडकरवाद क्या है, कांट, रूसो, लेनिन ये कौन है, क्या है, इनकी चीज़ों के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप में से बहुत से लोग वहाँ पर मुझे जुड़े हैं और उसका प्रमाण मैंने आपको बता दिया। केवल 3 दिन में हमने 28K यानी 28,000 की वॉच टाइम का मिनट का वॉच टाइम पूरा कर लिया है। तो जिन भी दोस्तों को नहीं पता कि डॉक्टर लोकेश वाली का आगाज़ हो चुका है अनअकैडमी पर, मैंने ज्वाइन कर लिया है अनअकैडमी को ऑफिशियली रूप से, जिनको नहीं पता उनको बता दूं तो मुझे एप्लीकेशन पर या वेबसाइट पर जाके सर्च करके फॉलो ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं। आप 50 तक करवा दिया पिछले वीडियो में, तो 50 से आगे करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएँ। मेरा अभी पिछले 2 क्लासों से ये है कि मैं थोड़ा सा मैंने स्पीड को फास्ट कर दिया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी लग जाए, तो मेरा 60 डेज का टारगेट है वो कहीं अचीव ना हो। तो मैं समझाता चलूँगा, क्योंकि वैसे भी ये क्लास लाइव है, नहीं है तो मुझे पता नहीं लग रहा आप लोग क्या कमेंट्स कर रहे हो, लेकिन आप कमेंट्स कर रहे हो मुझे इतना ज़रूर पता है, आप लोग जवाब देते जाइएगा, आप इतना ध्यान रखना। तो ऐसा है दोस्तों कि मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा, थोड़ा ज़्यादा फास्ट स्पीड रखूंगा। आप सिर्फ उत्तरों पर टिक लगा लीजिए ताकि हमारा सिलेबस भी जल्दी से कवर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। यानी जो रचना दी गई हैं ये रचना काल के अनुसार, यानी काल के अनुसार, समय के अनुसार, यानी कि ये एक के बाद ये, यानी ये क्रम क्या है, इन रचनाओं का सही क्रम क्या है, इसकी हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे हमें दिया है कि यहां पर दे रखा है इन्होंने राउल वेल कुलयमाला कथा वर्ण रत्नाकर उक्ति प्रकटीकरण। तो वर्ण रत्नाकर तो सबसे लास्ट की लिखी हुई है, तो बहुत लास्ट में लिखी गई है वर्ण रत्नाकर, तो आप इसको जानते हो, मैंने लास्ट डे भी कई बार समझाया था हमको। तो ये क्वेश्चन तो कहीं से भी सही नहीं हो सकता। इसके अलावा मैं आपको बता दूं राउल वेल है, उसको भी बाद में लिखा गया है, उससे पहले लिखा गया है कुवलय माला कथा पहले लिखा गया है, उसके बाद में राउल वेल लिखा गया है, उसके बाद में उक्ति वक्ति प्रकरण लिखा गया और फिर लिखा गया वर्ण रत्नाकर। दोस्तों इस बात को ध्यान रखो, जो उक्ति वक्ति प्रकरण है ये जो चीज है ये लिखा गया है, कब लिखा गया है, लास्ट डे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 भाषाओं का एक साथ संगम है, काफी ज्यादा डिटेल में हमने बात की थी। तो आपका एक गृह कार्य है कि जो उक्ति वक्ति प्रकरण है वो कब लिखा गया था और किसने लिखा था, ये आप गृह कार्य के रूप में कमेंट्स करके मुझे बताओगे, क्योंकि मैंने पिछली बार 1 मिनट से ज़्यादा समय इसको समझाने में लिया था कि इसमें किस तरीके से 1 से ज़्यादा भाषाओं का मिश्रण करके इस चीज़ को लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत, इसमें जो उत्तर है वो है C नंबर का, कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्य रचना आती हैं जो, यानी सिद्ध साहित्य के अंदर जो 84 सिद्धों की जो रचना है वो कौन कौन सी है, ये चीज हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा था कि जो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की, जो 84 सिद्धों ने जो रचनाएं लिखी थी वो कैसे आती हैं, वो है पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी हुई रचनाएं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी हुई रचना। एक बात मैं आपको बता दूं यार, जब तक लाइव नहीं होता ना आदमी, आप लोगों के कमेंट नहीं दिखते ना, तो जब तक ना मजा नहीं आता यार, सीरियसली सच बात तो यही है। खैर चलो कोई बात नहीं, मजा तो आता रहेगा। आगे हम बात करते हैं, उसका उत्तर है पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है। एक बात और ध्यान रख लो कि यहाँ पर जो आपको पीडीएफ दिख रहा है या फिर जितने भी पीडीएफ मैंने आपको पढ़ाए वो सभी पीडीएफ आपको अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको मुझे वहाँ पर फॉलो करना होगा और उसके बाद में आप सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी चिंता की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि घोर अंधारे चंदमणि जिमी उज्जोर करी, घोर अंधारे चंदमणि जिमी उज्जोर करी की रचना परम मुआसुक ऐसु कणे और दोरे सकेश हरेश में दोहे में महासुख का संबंध किससे है। इसमें जो महासुख है उसका संबंध किससे है, महासुख का संबंध हमेशा ब्रज यानियों की परिभाषा शब्द से है। ब्रज, आप लोग जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या हो सकता है, आप लोग जवाब दीजिए। महासुख का तत्सम रूप है ये, एक बात बिल्कुल सही है, ये महासुख का तत्सम रूप है और ये महासुख
वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है, ये भी सही बात है। और प्रज्ञा और रोग से महासुख की दशा संभव है, ये भी सही बात है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा सी, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए, यानी निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। आगे हम बात करते हैं 54 नंबर में कि निम्न रचनाओं के उन रचयिताओं से उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। देखो ये सभी यहाँ पर गलत हैं, इसमें एक ही सही है। जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, बुरा मत मानना, पिछली क्लासों में समझ लेना, आप बहुत अच्छे से समझाया मैंने हर चीज़ को, आगे भी समझाता रहूँगा। इसका एक कारण ये भी है कि ये वीडियो लाइव नहीं है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। क्लास से मैंने 9 बजे से 2 घंटे पहले इसको रिकॉर्ड किया है, तो पर आप लगातार इसकी अध्ययन करते जाइए, साहब इतना सोच लीजिए। अगर आप लाइव रहता तो मैं आप लोगों से बातचीत करता कितने सारी, तो आगे हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। चलिए, जो नगर बाहिरे डोबी तोहरी कुटिया छाए, ये लूहीपा ने इसको लिखा था, इसका आंसर है ए, लूहीपा ने इसको लिखा था। इसके अलावा एक बात सोच लीजिए यहाँ कि लूहीपा ने नहीं लिखा था इसको, नगर बाहिरे तोहरी कुटिया छाए छमारी, इसको लिखा था कडप्पा ने इसको लिखा था। अच्छा, इसके बाद में जो का तरवर पंच बडौल, जो का तरवर पंच बिडौल, ये किसने लिखा था? ये लिखा था आपको लूहीपा ने, और इसको लिखा था कडप्पा ने। इसी तरह से कड़वा बोलने बोलिस नारी, ये लिखा था नलपति नाल ने। इसके अलावा मारो जोबना नवेल रो भायो रे गुलाम, ये डी में क्या है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ही, खुसरो, अमीर खुसरो ही इस तरह की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने राजस्थानी पुट यहाँ पर देने की कोशिश की है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा ए, इसका उत्तर हो जाएगा। मैं आपको दोबारा से कहना चाहूँगा कि ऐप पर ये सभी बैक पेपरों की लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो विथ आंसर, आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर जाना होगा, आपको मुझे फॉलो करना होगा, आफ्टर ये सारी चीज़ें वहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको बता दूं कि 10 बजे से फ्री क्लास चल रही है, जाके उनको देख लीजिए। 12 बजे से हिंदी की क्लास चल रही है, उनको जाके देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों की दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। ये बात आपसे किसने कही है? देखो, हमेशा से सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन का स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। रासो साहित्य को भी रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा, उसी तरीके से इनको भी इन्होंने शुद्ध साहित्य नहीं माना। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ये जो पंक्तियां आपको दिख रही हैं, उनकी रचनाओं के साथ हमें सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन आया था 2018 में। मैं आपको बता दूं कि मैंने टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं। ऐसा नहीं कि जितने भी आपको बैक पेपर पढ़ाते होंगे वो एक साथ ही पढ़ाते हैं कि ये 2018 का है, 2017 का है, और उसमें अलग अलग टॉपिकों के आते रहते हैं। लेकिन मैंने ऐसा किया है कि सभी बैक पेपरों को इकट्ठा किया है, एक साथ जोड़ा है कि एक टॉपिक, जैसे ये आदिकाल हम इस समय पढ़ रहे हैं, तो जितने भी आदिकाल के जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनको मैंने एक साथ यहाँ पर इंसर्ट किया है। तो मैंने शुरुआत की थी 2006 से, मैंने शुरुआत की थी 2006 के क्वेश्चन पेपरों से, और वो बढ़ते बढ़ते 2018 पर आ चुके हैं, और 2009 भी पढ़ेंगे। उससे क्या है कि आप लोगों को एग्ज़ाम का लेवल भी पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। इसीलिए ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बात करते हैं। 56 की तरफ देखते हैं कि 56 में क्या लिखा है। पंडिये सहल सत बखाइड, मेरे एक मुंह में छाला हो रहा है, पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया, उसकी वजह बोलने में मुझे काफ़ी तकलीफ है। पंडिये सहल सत बखड़ाई, ये किसकी रचना है? ये किसने लिखा है? ये सरापा ने लिखा है। ये चीज़, ये पंक्ति लिखी है, जो ये रचना है वो सरापा ने लिखी है। वहीं यहाँ बात करते 9 लख पात्री आगे नाचे, 9 लख पात्री आगे नाचे, ये जो बात है ये लिखी है गोरखनाथ जी ने। 9 लख पात्री आगे बाचे गोरखनाथ जी। 12 बरस ले कुकर जीवे, 12 बरस ले कुकर जीवे, इसके बारे में सी में क्या है? यहाँ पर आपको जुगनीक ने लिखा है कि 12 बरस तो सीकर जीवे, 18 बरस क्षत्रिय जीवे, ऐसा कुछ पंक्ति है आगे, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये पंक्ति जगनीक ने लिखी है। इसी तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आप लोग एक सरसरी नज़रों से इसको देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं 57 में कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें गद्यों में मिलते हैं,
ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत तक उनके पीछे पोथियों में चली आ रही है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये बात कही थी रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़ते हैं कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपराओं के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण से है? इसका जो संबंध है वो किस प्रकरण से है? ये 2019 में पूछा गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है। देखो ये इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। ये प्रकरण नंबर 4 में उन्होंने ऐसी बात कही है, उसका आंसर नंबर डी है। वहीं बात करते हैं निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। जो रचनाकार है उनकी रचनाओं के साथ हमें इनको सुमेलित करना पड़ेगा। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? जो प्राकृत प्रकाश जो रचना है वो है वर रुचि की रचना है प्राकृत प्रकाश। वही श्रवणकाचार किसकी है? वो देवसेव की रचना है, देवसेन की रचना है। वहीं प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? ये है जैनाचार्य मेरुतुंग की है। और कुमारपाल बोध किसकी रचना है? तो दोस्तों ये जो रचना है सोमप्रभ सूरी की है। देखो आप श्रवणकार के बारे में जानते होंगे कि ये रचना किसकी है, उसी तरीके से ये रचना देवसेन की थी। तो आप लोग एक तरीके से इसका आप फटाक देने से वो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप लोग कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कुछ और चीज़ें जानने की, समझने की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन नंबर है 60वां। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? इनमें से आपको कौन सी ऐसी पंक्ति है जो आपको असंगत नजर आती है? कौन सा युग्म है? ये जो जोड़े बने हुए हैं इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? हमें ये चीज़ों का पता लगाना, आपको कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत नजर आ रहा है 61 वाले क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पर आपको पुष्पदत्त ने शिव सिंह सेंगर लिखा है। आपको सही है कि पुष्पदत्त ने शिव सिंह सेंगर लिखा है। पुष्पदत्त प्रथम कवि, यानी शिव सिंह सेंगर ने जो पुष्पदत्त है उसको पहला कवि माना है। ये बात सही है ना? जब मैंने आपको कवि समझाए थे तब ये बात बताई थी कि शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदत्त को पहला कवि माना है। मैंने बहुत डॉक्टर नगेंद्र ने किसको माना है, शुक्ल जी ने पुंड कवि को माना है या पुंज कवि को माना है। ऐसे मैंने कई उदाहरण आप लोगों को उस समय दिए थे। तो शिव सिंह सेंगर है, उन्होंने पुष्प कवि को पहला वो माना है। चलिए मैं एक बार वो पहला कवि इसको माना है। ओके, आगे हम बात करते हैं कि आदिकाल संबंधी उल्लेख तथ्य इस प्रकार है। तो यहाँ पर जो उत्तर माना जाएगा, इसका उत्तर माना जाएगा जो शालिभद्र सूरी है, रामाशंकर शुक्ल ने उसको नहीं माना। तो और सारे सवाल सही है, तो जवाब इसका बी सही है। यानी स्वयंभू राजकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है और अब्दुल रहमान को माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो मैं आप सभी से एक पूछना चाहूँगा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको माना है पहला कवि? आप कमेंट्स करके मुझे इसका जवाब जरूर से दीजिएगा। अब हम बात करते हैं आदिकाल संबंधी उल्लेख तथ्य किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं कि आदिकाल संबंधित उल्लेख किस प्रकार से हैं। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे देवसेन कृत श्रावणचार को हिंदी की प्रथम रचना माना गया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% माना गया है। आगे हम बात करते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्यघातक युग कहा है। ये बिल्कुल सही है, उन्होंने ये बात सही कहा है, ये बात को सही कहा है। वहीं आगे हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं कहा है। आगे हम बात करते हैं आदिकाल में कोई एक निर्दिष्ट काव्य प्रकृति नहीं मिलती। तो इसका उत्तर है सी, इसका उत्तर है। देखो मैं जल्दी बता रहा हूँ आपको, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास होती तो मैं आपसे इंटरेक्ट करता तो मज़ा नहीं आ रहा मुझे भी। चलो आगे हम बढ़ते हैं कि स्वयंभू के ग्रंथ निम्नलिखित हैं। स्वयंभू के ग्रंथ कौन कौन से हैं? 33वें नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्वयंभू के ग्रंथ, इनमें से कौन कौन से ग्रंथ हैं जो स्वयंभू के ग्रंथ माने जाते हैं? अच्छा, आपको पता है ये स्वयंभू का ग्रंथ है पैमचर्यु, यस इसका है, और स्वयंभू छंद तो है ही उनका। और इसके अलावा जो है रिट्ठे मणि चर्यु, ये भी उनका है। यानी कि तीनों ए 2 और 3 ये सही है, इसलिए उत्तर के आधार पर ये है। निम्नलिखित कौन सा, यानी कि उसका जो उत्तर होने वाला है, जो इनका उत्तर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है इसमें डी। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं
कि प्राकृत पेंगुलम से संबंधित किस प्रकार के छंद हैं। प्राकृत पेंगुलम से संबंधित तत्व इस प्रकार हैं। किस प्रकार है प्राकृत पेंगुलम से संबंधित छंद किस प्रकार है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर केवल इनमें प्राकृतिक और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों के छंद संकलित हैं। बिल्कुल प्राकृत पेंगुलम है, उसमें केवल एक के नहीं है, बहुत से कवियों को शामिल हैं, तो हम इसको सही मानेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इनमें संकलित 8 छंदों के आधार पर ही रामचंद्र शुक्ल ने हम्मीर रासों की कल्पना की थी। हम्मीर रासों की कल्पना की थी रामचंद्र शुक्ल ने। हम्मीर रासों की कल्पना, लिखा नहीं है, कल्पना की थी। तो इसमें हम बात सकते केवल 2 और 4 को यहाँ पर उत्तर इसका मान सकते हैं। चलो, रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के अंतर्गत इनमें से किस योगिनी के रूप का उल्लेखित किया है। ये 65 का क्वेश्चन है, कपाला। इसमें हम कपाला को इसका आंसर देंगे। चलिए फटाफट पढ़ के आगे बढ़ते जाइए कि सिद्धों में वे कौन थे जिनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य हो गए थे। ये ऐसे कौन राजा थे जो उनके शिष्य हो गए थे। लुईपा, यानी लुईपा की साधना से प्रभावित होके राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य हो गए थे। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आदि भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही है। यानी भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किस आलोचक का है। यानी कि यह कथन किसका है कि शक्तिशाली धार्मिक जो आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग था और गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किस आलोचक का है। दोस्तों, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दोस्तों, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में कौन से नाथ की वंदना की है। काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में किसकी वंदना की है? वो है मच्छिंद्र नाथ की वंदना उन्होंने की है। चलिए 2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, हम क्लास को एंड कर देंगे। उसके बाद हम अगली क्लास कल पढ़ेंगे, क्योंकि लाइव में ही ज़्यादा इंटरेक्ट करने में और मुझे समझाने में चीज़ों को आनंद की अनुभूति होती है। चलो आगे हम बात करते हैं नाथ संप्रदाय से संबंधित तथ्य किस प्रकार हैं। जो नाथ संप्रदाय है उससे संबंधित जो तथ्य हैं वो किस प्रकार से हैं। नाथ संबंधित जो तथ्य हैं वो किस प्रकार से हैं। अच्छा, यहाँ पे नाथ सिद्धों कुछ लाइनें हैं, ये आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना कि नाथ सिद्धों की परंपरा से ही निकले और 84 सिद्धों में, अच्छा, नाथ सिद्धों की परंपरा से निकले और 84 सिद्धों के समान इनकी संज्ञा मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है ये। आगे हम बात करते हैं कि नाथों ने देश के पश्चिमी भाग यानी विशेषतः राजपूताना और पंजाब में इसका प्रसार के लिए चुना। बिल्कुल, राजस्थान में बहुत नाथ लोग हैं। और काफिर बोध नामक ग्रंथ का संबंध इसी संप्रदाय से है। ऐसा बिल्कुल भी गलत है। अच्छा, जो हज की तीर्थन की बात की गलत बात है। इन सिद्धों में चरमकार जाति पाति विरोध आदि का प्रभाव मिलता है। ये बात भी एकदम यहाँ पर सही नहीं बैठती है। चलो, यहाँ पर ये बात सही नहीं बैठती है। और इसका जो तरीका है वो ये है कि आपको केवल 1 मिल जाएगा सही, 2 मिल जाएगा सही और 3 मिल जाएगा। इसमें ये चौथा ये गलत है, इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलो आगे बढ़ते हैं कि पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालकनाथ का टीला। पंजाब के नमक के पहाड़ों के बीच बना बालकनाथ का टीला नाथ धार्मिक स्थल किससे संबंधित। यानी पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालकनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल किससे संबंधित है। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जामों में आता रहता है। जैसा कि आपको पता है नाथों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये नाथों से संबंधित है। दोस्तों, उम्मीद है ये लाइव सेशन नहीं था, हमारा प्री रिकॉर्ड वीडियो था, तो मैं आप लोगों से इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन मेरा उद्देश्य था कि मैं आप लोगों को जल्दी कुछ क्वेश्चन बता दूं, ताकि एक आइडिया आपके मन में आ जाए, विचार आ जाए कि यार इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे की क्लास हम कल करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे लाइव में ही हम आपकी क्लास को कंटिन्यू करें। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि 10 बजे से 10 AM से आप फर्स्ट पेपर की क्लास लेना मुला फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री है। वहीं 12 बजे से आपको क्लास मिल जाएगी हिंदी की। ये दोनों क्लासें फ्री हैं, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए आप। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे कुछ बात करते हैं
चलो आप बात क्या करना, आज इतनी बात है। अब हम बात के आदिकाल के बारे में ढंग से पढ़ेंगे। इकाई नंबर 2 करा रहा हूँ, इकाई नंबर 4 करा रहा हूँ वहाँ पे, तो आगे कुछ नहीं बढ़ना। अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े कुछ खरीदने की तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ये कोड लगा के। हाँ, एक काम कर सकते हो आप, एक काम ये कर सकते हो कि हाँ, मुझे सोशल मीडिया पर डॉक्टर लोकेश बाली के नाम से लिख कर सर्च कर सकते हो और वहाँ पर जो मुझसे कुछ बात करना चाहते हो वो सब कर सकते हो। चलिए दोस्तों, नमस्कार। और जब तक हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।